हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने प्रोनाउंस के कुछ बेसिक्स पढ़े थे, कुछ क्लासिफिकेशंस पढ़ी थी और हमने कुछ करीब 6 रूल्स कवर भी कर लिए थे। आज हम बचे हुए सारे रूल्स कवर कर लेंगे जो थोड़े से एडवांस्ड हैं और आपको ध्यान से समझने हैं ये रूल्स, क्योंकि दोस्तों बहुत थोड़ा सा ही अंतर होता है हर एक रूल में। थोड़ा सा भी और इधर का उधर हुआ तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा एग्जाम में। इसलिए आपको ना सिर्फ अच्छे से समझने हैं आज के रूल्स, बल्कि ये क्लास खत्म होने के बाद आपको पूरे प्रोनाउंस टॉपिक की अपनी ग्रामर बुक से भरपूर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि दोस्तों एक बार आपने ये टॉपिक पे अपनी होल्ड जमा ली तो फिर आपको दोबारा इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। प्रोनाउंस से रिलेटेड जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, आपको ये सारे रूल्स अपने आप दिमाग में बैठ गए होंगे, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे उस प्रॉब्लम को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अब हम आ गए हैं रूल नंबर 7 पे। अच्छा, हम जब लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे तो हमने रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में डिस्कस करा था, जैसे हु, हुम, विच, दैट। वहीं से हम लेकर चलेंगे अपने इस रूल नंबर 7 को भी। ये रूल नंबर 7 भी रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में ही है। क्या कहता है ये रूल कि जब आप सेंटेंस में कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन देखें और उसके बाद कोई फिर वर्ब आ रही होगी, कोई क्रिया तो बताएगा ही सेंटेंस में, तो जब भी रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में कोई क्रिया होगी, वर्ब होगा, तो वो वर्ब किस पर डिपेंड करेगा? भाई ये कैसे डिसाइड होगा कि वो वर्ब जो है सिंगुलर है, प्लूरल है, क्या है वो वर्ब? वो वर्ब डिसाइड होगा दोस्तों सब्जेक्ट के बेस पे। और वो सब्जेक्ट, ये भी आप दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वो सब्जेक्ट कंपलसरी है कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आ रहा हो। ये नहीं कि आपने सेंटेंस, लंबा सा सेंटेंस है, यहाँ पर कोई आ रहा है हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, उसके बेस पे आप डिसाइड करने लग गए वर्ब को, तो ये गलत हो जाएगा। आपको वो सब्जेक्ट उठाना है। सबसे पहले तो आपको यही पहचान करनी है सब्जेक्ट है भी कि नहीं है। एक बार आपने सब्जेक्ट पहचान कर ली तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सब्जेक्ट है रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर आप कह सकते हैं कि हाँ भाई वर्ब हमारा इस सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज द बॉय, ही इज द बॉय हु हैज स्टोलन माय पेन। अब आप नोटिस कीजिए, हु हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, इसके बाद जो हमारा आ रहा है स्टोलन, ये सिंगुलर वर्ब है, बिल्कुल है। अब ये सिंगुलर वर्ब डिपेंड कर रही है बॉय पे, क्योंकि बॉय सिंगुलर है इसीलिए है स्टोलन आया है। अगर हो जाता दे आर द बॉयज हु हैव स्टोलन आता, फिर जैसे ही बॉय का बॉयज होता तो सिंगुलर का प्लूरल वर्ब हो जाता, हैव स्टोलन आ जाता। एक और एग्जांपल देखते हैं, दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल हु was making noise in the class। क्या बोला मैंने? ये है वह लड़की है जो क्लास में शोर कर रही थी। अब हु हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, कोई कंफ्यूजन नहीं है इधर। और वर्ब क्या है हमारी? वास मेकिंग, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब हमारी वास मेकिंग है। अब ये किस पर डिपेंड करेगी आइए देखते हैं। ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन से पहले गर्ल आ रही है और शोर कौन मचा रहा है? गर्ल ही मचा रही है, यानी कि सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा? गर्ल। तो वाज मेकिंग सब्जेक्ट यानी कि गर्ल पर डिपेंड करेगा। अब गर्ल सिंगुलर है मानते हैं आप, तो क्योंकि गर्ल सिंगुलर है इसलिए वाज मेकिंग आया। अगर तो इसके साथ हो जाता दीज आर दी गर्ल्स हु वर मेकिंग नॉइज, क्या हो जाता? अगर गर्ल्स हो जाता तो हु वर मेकिंग हो जाता वाज मेकिंग की जगह। तो सिंपल सा रूल है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 8, जिसमें दोस्तों हम इट का यूज कर रहे हैं। जिन भी सेंटेंसेस में इट का यूज किया जाता है उनके लिए क्या रूल बनाया गया है? इट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ये तो क्लियर है यहाँ तक। इट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद प्रोनाउन आएगा। प्रोनाउन का ही टॉपिक है तो प्रोनाउन तो हमें लाना ही पड़ेगा हर जगह। अब क्या होगा? ये जो प्रोनाउन है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा इस बात को कि प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्टिव ही आएगा अगर इट प्लस हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जा रहा है तो। जैसे कि इट इज शी, इट इज, यहां मी आएगा या आई आएगा? बताइए आप। अगर हम कह रहे हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, इसलिए लग तो ऐसे रहा है इट इज मी होना चाहिए, बट नहीं, इट इज आई होगा।
ध्यान देना है हमेशा कि इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। जब इट इज इट प्लस हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जा रहा है तो प्रोनाउन में सब्जेक्टिव का ही यूज किया जाएगा हमेशा। एक क्वेश्चन भी देख, एक और भी देख लेते हैं इस पे बेसिस पे सेंटेंस। इट वाज, आई आएगा या फिर मी, हु वर रिस्पॉन्सिबल, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। क्या कहा मैंने? इट वाज, जैसे ही हमने देखा इट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो पहले तो यहाँ पर अगर मैं अपनी बात कर रहा हूं तो आई लगा दूंगा, मी नहीं लगाऊंगा। इट वाज आई हु, अब फिर से याद कीजिए हेल्पिंग वर्ब वगैरह या फिर वर्ब होगा तो आई के ऊपर डिपेंड करेगा, तो वास लगा दिया, वास रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। ये हो गया हमारा एक। अच्छा एक और बात बताता हूँ इसमें, ये तो हो गया हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस। याद कीजिए हमने पढ़ा था एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब मैं आपको एक इंटरोगेटिव सेंटेंस की भी बात करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, याद कीजिए फिर से, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इज जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है ये पहले आ जाएगा, इज इट। अब क्या आएगा, इज इट शी, इज इट हर, इज इट शी आएगा। क्योंकि अगेन जैसे कि हमने अफर्मेटिव रूल में भी कहा कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है, ऐसे ही इंटेरोगेटिव सब्जेक्ट में भी, इंटेरोगेटिव में भी हम सेंटेंस में यही कहेंगे कि पहले अगर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है फिर इट आ रहा है तो हमारा प्रोनाउन का सब्जेक्टिव फॉर्म ही लगेगा। जैसे कि इधर एक क्वेश्चन बनाते हैं, इज इट शी हु हैज स्टोलन द पेन। क्वेश्चन मार्क ना भूले इधर, बिल्कुल भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इज इट शी लगाया हमने, हर नहीं लगाया जैसा हमने इधर लगाया था। इज इट शी, इज इट शी हु हैज स्टोलन द पेन, क्या ये वह है जिसने पेन चुराया था, जिसने पेन चुराया है? तो ये आप, मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा रूल नंबर 8 भी। अब हम अपना अगला रूल देखते हैं। अब हम रूल नंबर 9 की बात करते हैं। रूल नंबर 9 में दोस्तों एक स्पेशल केस है, ये बात कर रहा है वन की। वन का मतलब वैसे तो वन होता है, एक होता है क्वांटिटी वन, बट वन का एक और भी मतलब होता है। कई बार वन जो है पर्सन को डिनोट कर रहा होता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, वन मस्ट कीप डैश प्रोमिसेस। ये डैश हम अभी फिर करेंगे थोड़ी देर में। तो इधर वन मस्ट का क्या मतलब हुआ, एक बंदे को? नहीं, इसका मतलब हुआ कि हर एक बंदे को, हर बंदे को अपना प्रॉमिस रखना चाहिए। तो वन इधर पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी वन पर्सन को रिप्रेजेंट करे तो जब भी अब उसी सेंटेंस में दोबारा किसी पर्सन की, उसी पर्सन की बात की जाएगी तो आपको हर बार वो वन ही लगाना पड़ेगा। मान लीजिए आप ये नहीं कर सकते वन मस्ट कीप हिज प्रोमिसेस या हर प्रोमिसेस, या फिर वन मस्ट कीप देयर प्रोमिसेस। आप समझ रहे हैं बात को क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि जब एक बार आपने सेंटेंस में पर्सन को डिनोट करने के लिए वन का इस्तेमाल कर दिया है तो हर बार आपको पर्सन डिनोट करने के लिए वन का ही इस्तेमाल करना होगा। तो इधर क्या हो जाएगा, वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस। तो मैं आपको दोबारा एक और एग्जांपल से बता देता हूं, ही मस्ट कीप। अब इधर आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ही मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस। अब इधर अलाउड नहीं है, इधर आएगा हिज। यानी कि आपने जब एक बार पर्सन को ही से मान लिया तो आप ही को ही मानकर चलेंगे, पूरे पर्सन को जो आप ही से ही डिनोट करेंगे पूरे सेंटेंस में। और जो अगर आपने पर्सन को एक बार वन से मान लिया तो फिर आप पूरे सेंटेंस में उस पर्सन को वन ही मानकर चलेंगे। ये नहीं है कि वो एक सेंटेंस में कभी तो आप उसको वन की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हो, कभी ही के जैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, कभी यू की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हो। नहीं, जो एक बार हमने सेंटेंस में माना है जिस वर्ड को, उसी वर्ड को मानकर चलेंगे। तो ये हमारा हो गया रूल नंबर 9 की। ध्यान रखना है कि जब हमने वन मान लिया एक बार तो वन ही रहेगा पूरे सेंटेंस में। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, वन हैज टू डू वंस वर्क हिमसेल्फ। अब इधर एक गलती हो गई मुझसे। अच्छा आप बताइए इधर क्या गलती हुई होगी, आप सोचिए।
वन हैज टू डू वंस वर्क हिमसेल्फ। आइए एक बार चेक करते हैं। हमने एक बार वन माना पर्सन, फिर वन फिर से माना, वही ठीक बात है, पर्सन आया तो वन, फिर आगे बढ़ते हैं। हिमसेल्फ कैसे लगा दिया हमने? हिमसेल्फ तो गलत लग गया। क्यों गलत लग गया? क्योंकि यहाँ पर्सन मान रहे हैं, पर्सन को वन मान रहे हैं, यहाँ भी पर्सन को वन मान रहे हैं, तो यहाँ भी तो पर्सन को वन मानेंगे। अब पर्सन को वन मानने के लिए हम क्या करेंगे? वन सेल्फ। अगर तो इधर होता ही हैज टू डू हिज वर्क हिमसेल्फ, तब तो ठीक था, बट क्योंकि वन आ गया तो वन हैज टू डू वंस वर्क वन सेल्फ। इस बात का हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हो गया वन। अब एक और हम देखते हैं अपना रूल, रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 अब दोस्तों बात करेगा हमारे कुछ हार्ड वर्ड्स हैं इनके बारे में। समवन, somebody, nobody, no one, everybody, everyone, anybody, anyone। तो ये जो हमारे 8 वर्ड्स हैं। अच्छा दोस्तों, इनमें एक और बात ध्यान रखनी है कि जो वन है ना, ये अलग वर्ड नहीं है, ये इन सबके साथ में ही जुड़ा हुआ वर्ड है। तो ये आप जो हमने पहले रूल नंबर 9 में पढ़ा था वन के बारे में, अब उसको भूल जाइए। ये नया रूल है, नई बातें हैं। इधर इधर क्या कह रहे हैं, जब भी हम इन 8 वर्ड्स को देखेंगे सेंटेंस में, तो सबसे पहले तो हम जो वर्ब है उसको सिंगुलर ही लगाएंगे हमेशा। कोई भी कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं लगेगी इन वर्ड्स के साथ में। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या, जो हमारा पोजेसिव प्रोनाउन है, जो हमारा पोजेसिव प्रोनाउन है उसका क्या होगा? हमेशा ही वो मेल डोमिनेंट होगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी पैट्रियार्क सोसाइटी यानी कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। इसलिए हम जब पर्सन को डिनोट करते हैं तो हिज का इस्तेमाल करते हैं, ना कि हर का। हर लगाना गलत हो जाएगा, हिज लगेगा हमेशा ही इन 8 वर्ड्स के साथ में। ये बात अब आपको चाहे अच्छी लगे बुरी लगे, पर ये बात तो है ही, इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। एग्जाम्पल देखते हैं। एवरीबडी इन द क्लास, वास लगाया मैंने, तो वन नहीं लगाया दोस्तों। वास मेकिंग नॉइज। Everybody in the class was making noise. Nobody in the class has done। अब इधर क्या आएगा? हिज होमवर्क आएगा, हर होमवर्क आएगा, वंस होमवर्क आएगा। जैसा हमने डिस्कस किया, हमेशा ही हिज होमवर्क आएगा। हिज होमवर्क, बिना सोचे हमने बस हिज लगा दिया, क्योंकि हमने ये रूल नंबर 10 हमने पढ़ लिया है कि जब भी 8 वर्ड्स होंगे तो पोजेसिव प्रोनाउन हमेशा हिज ही आएगा। अब एक और देखते हैं दोस्तों। रूल नंबर 10 और दोस्तों दो प्रोनाउंस या दो नाउन्स को जोड़ने का काम कर रहा है। और वो कौन से वर्ड्स हैं जो इन दो सब्जेक्ट्स को जोड़ रहे हैं? आइए देखते हैं। पहले तो विद, या फिर अलोंग विद, एज वेल एज, टुगेदर विद। तो जब भी आप सेंटेंस में ये सारे चारों वर्ड देखेंगे तो क्या करना है आपको? आपको देखना है कि क्या इससे पहले एक सब्जेक्ट आ रहा है। ऑफकोर्स आ ही रहा होगा, कोई डाउट नहीं है, और इसके बाद भी एक सब्जेक्ट आ रहा होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो फिर अब आपको देखना है कि प्रोनाउन किसके बेस पे लगेगा, इस सब्जेक्ट के बेस पे या इस सब्जेक्ट के बेस पर। तो हमें ध्यान रखना है इस बात का कि जो प्रोनाउन है वो हमेशा सब्जेक्ट 1 के बेस पर लगेगा, ना कि सब्जेक्ट 2 के बेस पर। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, जो वर्ब है हमारी वो भी सब्जेक्ट 1 के बेस पर ही डिसाइड होगी। इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है दोस्तों। जो हमारे वर्ब है वो सब्जेक्ट 1 के बेस पर ही डिसाइड होगी। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। आइए, मोहन अलोंग विद। प्रोनाउन लगाने की बारी आई तो हमने क्या किया? मोहन को देखा, हिज फ्रेंड्स। अब वर्ब की बारी आ रही है, वाज प्लेइंग, तो मोहन को देख रहे हैं, ना कि फ्रेंड्स को। वाज प्लेइंग फुटबॉल। ठीक। एक और देखते हैं। शाम, एज वेल एज
हिज फ्रेंड्स, हिज भी हमने लगाया है शाम के पर्सपेक्टिव में। अगेन इज लगाया हमने किस लिए, शाम के लिए, ना कि फ्रेंड्स के लिए। वॉचिंग टीवी या फिर टेलीविजन। तो इसी का रूल है कि जब भी आप ये चारों वर्ड देखें तो हमारा प्रोनाउन हो या फिर वर्ब हो, हमेशा सब्जेक्ट वन के बेस पर ही डिसाइड होगा। अब हम कुछ पढ़ते हैं ऐसे रूल जिनमें सब्जेक्ट टू के बेस पर सब कुछ डिसाइड होगा। आइए देखते हैं हमारे बच्चे रूल्स। अब हम रूल नंबर 12 की बात कर रहे हैं। जैसे कि अच्छा दोस्तों, पहले वाला रूल नंबर 10 नहीं, रूल नंबर 11 ही था। उधर शायद हम चेंज करना भूल गए। तो रूल नंबर 12 में हम क्या बात कर रहे हैं, नाइदर नॉर। ये वर्ड्स आपने पहले सुने ही होंगे, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। जब भी आप एक तीन तरह के सेंटेंसेस को देखेंगे जिनमें यहाँ सब्जेक्ट आ रहा होगा, यहाँ सब्जेक्ट आ रहा होगा और यहाँ सब्जेक्ट आएगा बाद में, तो क्या करना है हमको। ठीक है, ये हम समझ गए भी सेंटेंस आएगा जिसमें नाइदर नॉर, आइदर और या नॉट ओनली बट ऑल्सो होगा, और यहाँ पर सेंटेंस आ जाएगा या सब्जेक्ट वन आएगा या और एक सब्जेक्ट बाद में आएगा। तो अब हमें करना क्या है कि दोस्तों, जो हमारा प्रोनाउन है ना, अगर यहाँ यहाँ पर प्रोनाउन लगता है किसी भी तरह का बाद में, तो वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट टू के ऊपर। और अगर कोई वर्ब लगता है तो वो भी डिपेंड करेगा सब्जेक्ट टू के ऊपर। समझे आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि जब भी आप इस तरह के सेंटेंसेस देखेंगे तो जो भी हमारा सब्जेक्ट टू होगा वो ही अकेले डिसाइड करेगा कि क्या प्रोनाउन लगना है और क्या हमारा वर्ब लगना है सेंटेंस में। जैसे कि आइदर शी और आई एम प्लेइंग फुटबॉल। आपने देखा कि एम लगाया गया है आई की वजह से, क्योंकि आई दूसरा सब्जेक्ट है हमारा। तो यही मैं आपको कहना चाह रहा था कि जो आई है वही डिसाइड कर रहा है, क्योंकि हमारा क्या वर्ब लगेगा, क्योंकि आई हमारा सब्जेक्ट टू है। आइदर शी और यू हैव, यू के साथ हमेशा हैव आता है, हमने आपने पढ़ाई होगा, कंप्लीटेड योर होमवर्क। क्या बोला हमने इधर कि या तो उस लड़की ने या तुमने जो अपना होमवर्क कंप्लीट किया, मतलब एक कॉपी तो मिल गई हमें होमवर्क कंप्लीट की हुई। अब बता दो तुम में से किसने कंप्लीट किया होमवर्क। तो नोटिस करना ये है कि सब्जेक्ट वन ये है, सब्जेक्ट शी और सब्जेक्ट टू यू है, और यू के साथ हैव आता है, इसीलिए हमने जो वर्ब है वहां पर हैव वर्ब हैव लगाया, ना कि हैज लगाया है। तो ये हमारा सिंपल से हो गया रूल नंबर 12। अब इसी के ही बेस पर है हमारा रूल नंबर 13, जिसमें सब कुछ सब्जेक्ट टू पर ही डिपेंड करेगा। अब रूल नंबर 13 में बात की जा रही है ईच सब्जेक्ट वन, फिर ईच सब्जेक्ट टू, ईच सब्जेक्ट वन एंड ईच सब्जेक्ट टू। इसी तरह एवरी सब्जेक्ट वन एंड एवरी सब्जेक्ट टू। तो जब भी ये सब दोनों आएंगे, ईच और ईच एक साथ आएंगे या फिर एवरी एंड एवरी सेम सेंटेंस में आएंगे, तो हमारे कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगेगी हमेशा, फिक्स रूल। कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, क्या सब्जेक्ट है क्या नहीं है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगा देनी है। दिमाग किस में लगाना है, प्रोनाउन में। प्रोनाउन डिपेंड करेगा दोस्तों, जैसे हम पहले भी डिस्कस किया था रूल नंबर 12 में, रूल नंबर 13 में भी, सब्जेक्ट टू के बेस पे। जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट है उसके बेस पे प्रोनाउन डिपेंड करेगा, पर वर्ब डिपेंड नहीं करेगा। वर्ब की तो हमेशा देखते ही फिफ्थ फॉर्म लगा देनी है, सोचना ही नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं आइए, ईट बॉय एंड ईच गर्ल इज प्लेइंग। इज प्लेइंग, यहाँ एक्चुअली एक और चेंज भी है दोस्तों, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म नहीं, एक्चुअली सिंगुलर फॉर्म आनी है। फिफ्थ फॉर्म तभी आती है अगर सिंपल प्रेजेंट होता तो। ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज प्लेइंग फुटबॉल।
अब हमने क्या बोला, एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि उधर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। हमने बोला ईच सब्जेक्ट के लिए, ईच और एवरी जब आ रहे हैं सेम सब्जेक्ट में, तो सेकंड सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा प्रोनाउन और वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आएगी, नॉट नेसेसरी फिफ्थ फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म आएगी। तो इसलिए हमने बोला ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज प्लेइंग फुटबॉल। इसी तरह हम बोलेंगे एवरी मैन एंड एवरी वुमेन must know his fundamental rights। अब इधर तो हालांकि हमारा कोई वर्ब या प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं आया, बट हमने नोटिस एक और बात करी है कि ईच मैन एंड ईच वुमेन में भी दोस्तों हमने दोनों जो हमारे सब्जेक्ट है इनको सिंगुलर ही रखा है, इनको प्लूरल नहीं कर दिया। तो ये बात भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब भी ईच एंड ईच आ जाए या एवरी एंड एवरी आ जाए तो हमें हमेशा हमारे सब्जेक्ट्स को सिंगुलर ही रखना है। तो ये हो गया हमारे दो एग्जाम्पल रूल नंबर 13 के। ये हमारा प्रोनाउन से जुड़ा हुआ लास्ट रूल है। इसके बाद दोस्तों हमारे प्रोनाउंस में और कुछ नहीं बचता है जो हमें समझने की जरूरत हो। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोनाउंस का टॉपिक क्लियर हो गया होगा अच्छे से, दोनों क्लासेस आपने अच्छे से समझ ली होंगी प्रोनाउंस को। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई तो दोस्तों लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। साथ ही दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है या आपको हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे टाइमली अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।